नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अचीव योर गोल पे। साथियों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मुगल वंश के अंतर्गत हुमायूं के शासनकाल के बारे में एवं हुमायूं से बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की थी बाबर के बारे में और बाबर से बनने वाले महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के बारे में, किस प्रकार से दिल्ली में मुगल वंश की स्थापना हुई, किस प्रकार से मुगल वंश की नींव पड़ी दिल्ली के अंतर्गत। और आज की क्लास में हम बाबर के उत्तराधिकारी हुमायूं के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक देखिए और पसंद आए, आपके लिए यूजफुल लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आइए शुरू करते हैं। हुमायूं का जो शासनकाल रहा वो 1530 ईस्वी से 1540 तक और उसके बाद 1555-56 में छोटे अंतराल के लिए फिर से एक बार ये दिल्ली के सिंहासन पर बैठे। तो इनके शासनकाल या इनका शासनकाल हुमायूं का शासन है 1530 से 1540 और 1555-56। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में, हुमायूं के प्रारंभिक जीवन से बनने वाले महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। तो इनका जन्म, हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को हुआ था। 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। 6 मार्च 1508 ईस्वी। स्थान के बारे में तो काबुल में। इनकी माता का नाम माहमा बेगम और पिता का नाम बाबर था। हुमायूं के मूल नाम के बारे में भी क्वेश्चन बनता है कि हुमायूं का बचपन का नाम या मूल नाम क्या था। तो हुमायूं के बचपन का नाम नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। इसके बाद बात कर लेते हैं इनके राज्याभिषेक की। तो 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ। 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ। और हुमायूं के 3 अन्य भाई थे, कामरान, अस्करी और हिंदाल, और एक मुगोली बहन जिसका नाम गुलबदन बेगम था। कामरान, हिंदाल और अस्करी। तो इस प्रकार हुमायूं कुल 4 भाई थे और एक मुगोली बहन जिसका नाम गुलबदन बेगम था। एक क्वेश्चन और बनता है कि दिल्ली का वह प्रथम शासक कौन था जिसने अपने साम्राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में किया था। तो हुमायूं ऐसा शासक था दिल्ली का जिसने अपने साम्राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में किया था। तो बंटवारे के क्रम में इसने कामरान को काबुल, हिंदाल को अलवर और अस्करी को संभल प्रदान किया था। ये जो साम्राज्य का बंटवारा किया था जिसके अंतर्गत काबुल कामरान को, अलवर हिंदाल और इसके बाद संभल अस्करी को। गुलबदन बेगम से जो ऑब्जेक्टिव एक बनता है मुख्य रूप से कि हुमायूंनामा की रचना किसने की थी। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी। तो गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी। तो ये हुमायूं से संबंधित इसके प्रारंभिक जीवन के कुछ बिंदु हैं, जैसे इसका जन्म,
6 मार्च 1508 ईस्वी, जन्म स्थान काबुल, इसकी माता का नाम मामा बेगम और पिता बाबर। राज्याभिषेक जो हुआ हुमायूं को 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुआ। और इसके बाद इसके 3 भाई कामरान, हिंदाल और अस्करी, जिनके बीच में इसने साम्राज्य का बंटवारा किया, काबुल कामरान और अलवर हिंदाल, और इसके बाद अस्करी शंभल को प्रदान किया। और उसकी एक मुंह बोली बहन थी गुलबदन बेगम, जिसने हुमायूं नामा की रचना की। तो ये इसके प्रारंभिक जीवन से जुड़े कुछ पहलू थे। इसके बाद इसके प्रशासनिक जीवन के बारे में बात करते हैं कि किस प्रकार 1530 में सिंहासन ग्रहण करने के बाद इसके आगे का जीवन बीता। में सिंहासन ग्रहण करने के बाद इसका प्रथम अभियान 1531 में हुआ। उस अभियान का नाम कालिंजर का अभियान या कालिंजर का युद्ध। ये 1531 ईस्वी में हुआ। ये बाबर द्वारा किया गया पहला सैनिक अभियान था, प्रथम सैनिक अभियान, प्रथम सैनिक अभियान, जो कालिंजर के शासक प्रताप रुद्रदेव के विरुद्ध था। जो कालिंजर के तत्कालीन शासक थे वो प्रताप रुद्रदेव थे। प्रताप रुद्रदेव। और इस अभियान में हुमायूं को सफलता नहीं मिलती थी, अर्थात उसकी पराजय हुई थी और रुद्रदेव विजयी हुए थे। तो इसका प्रथम जो अभियान था कालिंजर के विरुद्ध, ये असफल सिद्ध हुआ। इसके बाद इसका दूसरा जो सैनिक अभियान था वो दोहरिया का युद्ध, जो 1532 ईस्वी में लड़ा गया। दोहरिया का अभियान, दोहरिया के अभियान के बारे में बात कर लेते हैं। दोहरिया का युद्ध 1532। भारतीय इतिहास के जो महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए हैं उनसे एज से संबंधित क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा युद्ध किस सन में लड़ा गया और किन किन शासकों के मध्य लड़ा गया और पराजय किसकी हुई और जीत किसे मिली। तो दोहरिया के युद्ध में हुमायूं विजयी हुआ। ये दोहरिया नामक स्थल गोमती नदी के तट पर, गोमती नदी के तट पर स्थित है। गोमती नदी के तट पर स्थित है और यहाँ के शासक महमूद लोदी को इसने पराजित किया। तो अपने दूसरे सैनिक अभियान में हुमायूं को सफलता मिली, जिसे दोहरिया के युद्ध नाम से जाना गया। और दोहरिया गोमती नदी के तट पर स्थित है और वहां के शासक महमूद लोदी को हुमायूं ने इस युद्ध में पराजित किया। इसके बाद हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध चौसा के युद्ध के बारे में बात करते हैं, जिससे कई सारे ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में बनते हैं। चौसा का युद्ध चौसा के युद्ध के बारे में बात करें तो ये 26 जून 1539 ईस्वी को, 26 जून 1539 ईस्वी को हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़ा गया। हुमायूं और
शेर खां। इसमें शेर खां विजयी हुआ। चौसा के युद्ध में शेर खां को विजय प्राप्त हुई और इस विजय से खुश होकर शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की। शेर शाह की उपाधि धारण की और आगे ये शेर शाह सूरी के नाम से जाना गया। जो क्वेश्चन बनता है कि शेर खां ने किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह की उपाधि धारण की, तो चौसा के युद्ध 26 जून 1539 का हुमायूं के विरुद्ध शेर खां जीतने के उपलक्ष्य में शेर शाह की उपाधि धारण की। इस युद्ध से संबंधित अगला जो पॉइंट है आपका वो ये कि निजाम नामक भिस्ती ने, निजाम नाम के भिस्ती ने हुमायूं की मदद की। इस युद्ध में हुमायूं की जान बचाने में निजाम नाम के भिस्ती ने इसकी मदद की। तो चौसा के युद्ध से बनने वाले ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 26 जून 1539 ईस्वी को लड़ा गया हुमायूं और शेर खां के मध्य। शेर खां इसमें विजयी रहा और उसने शेर शाह की उपाधि धारण की और इसी युद्ध में हुमायूं की जान बचाने के लिए उसकी मदद की निजाम नाम के भिस्ती ने। इसके बाद अगले युद्ध, हुमायूं द्वारा लड़े गए अगले युद्ध कन्नौज या बिलग्राम के बारे में बात करते हैं। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी को लड़ा गया। 17 मई 1540 ईस्वी। 17 मई 1540 ईस्वी शेर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य ये युद्ध लड़ा गया। हुमायूं और शेर शाह। इस युद्ध में भी शेर शाह विजयी रहा और हुमायूं को इस युद्ध में भारत छोड़ के भागना पड़ा। इस कंडीशन में शेर शाह के हाथों में आगरा और दिल्ली के सिंहासन आ गए और आगरा और दिल्ली पे पूर्ण रूप से शेर शाह का आधिपत्य हो गया हुमायूं के भारत छोड़ जाने के बाद। तो ये क्वेश्चन बनता है आपसे कि शेर शाह सूरी किस युद्ध के बाद दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। तो यही कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध के पश्चात, या कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में विजय के पश्चात शेर शाह दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। और इसके बाद हुमायूं जो भारत छोड़ के भागे वो सिंध चले गए। हुमायूं सिंध चले गए और 15 साल निर्वासित जीवन अपना घुमक्कड़ की तरह इन्होंने व्यतीत किया। और इस घुमक्कड़ी जीवन के क्रम में लगभग 1541 ईस्वी में इनके जो प्रिय भाई थे हिंदाल, हिंदाल के गुरु, थोड़ा सा मिटा लेते हैं, हिंदाल के जो गुरु थे, हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर, मीर अली अकबर, मीर अली अकबर की पुत्री, मीर अली अकबर की पुत्री हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम 1541 ईस्वी में हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर की पुत्री हमीदा बानो बेगम से हुमायूं ने विवाह किया और कालांतर में यही हमीदा बानो बेगम से अकबर जैसे महान शासक की उत्पत्ति हुई। और उसके बाद बात करते हैं पुनः दिल्ली पर
राज करने की, किस प्रकार से हुमायूं को फिर से दिल्ली पर शासन करने का मौका मिला। तो 1555 ईस्वी में 1555 ईस्वी में मुख्य रूप से सरहिंद के युद्ध पर विजय प्राप्त करने के बाद 1555 ईस्वी में लड़े गए सरहिंद के युद्ध, सरहिंद का युद्ध, इसमें विजय प्राप्त करने के बाद हुमायूं को दिल्ली के सिंहासन पर बैठने का अवसर एक बार फिर से मिला। तो यह क्वेश्चन भी बनता है कि सरहिंद का युद्ध कब लड़ा गया। तो 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध में पुनः हुमायूं को दिल्ली पर राज करने का अवसर प्राप्त हुआ। और हुमायूं से एक क्वेश्चन और बनता है कि ये ज्योतिष में विश्वास रखता था और इसलिए ये सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। ज्योतिष में विश्वास। ये क्वेश्चन बनता है कि मुगल वंश का वह कौन सा शासक था जो ज्योतिष में विश्वास रखता था। तो हुमायूं, ज्योतिष में विश्वास। इसके बाद 1556 ईस्वी में शेर मंडल नाम के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। 1556 ईस्वी में शेर मंडल नाम के पुस्तकालय की सीढ़ियों से, पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो गई। इस प्रकार 1530 में सिंहासन ग्रहण करने के बाद लगातार उसने 1540 ईस्वी तक शासन किया और 1540 में बिलग्राम के युद्ध में बुरी तरह पराजित होने के बाद उसे भारत छोड़ना पड़ा। और बाद में 1555 ईस्वी में फिर से इसने भारत पर विजय प्राप्त की और दिल्ली के सिंहासन पर बैठा सरहिंद का युद्ध जीतने के पश्चात। लेकिन ये ज्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाया दोबारा और लगभग 1 साल के शासनकाल के अंदर ही शेर मंडल नाम के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।